Hi everyone. Today I am going to discuss next lecture of interview question of welding. मैं आप लोगों को वेल्डिंग का जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन जो जनरेट हो सकते हैं उसका आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ. इसके पहले मैंने अबाउट 70 क्वेश्चन आप लोगों को बता चुका हूँ. अगर वो सब लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको देख लीजिएगा ताकि आपका जो भी पोर्शन छूट गया है वो कवर हो जाए. अबाउट हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है. मुश्किल से आई थिंक 3 to 4 लेक्चर्स और आई थिंक प्रोवाइड आपको करूँगा जिससे कि वेल्डिंग का सारा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, जिससे वेल्डिंग का जो भी क्वेश्चन अराइज होते हैं वो आप वहाँ पर इजीली बता पाओगे. इसका PDF नोट्स भी आप लोगों को अवेलेबल करा दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में. आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. तो शुरू करते हैं. आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील इज़ टफ टू वेल्ड वाई. क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कास्ट आयरन के बारे में, स्टेनलेस स्टील के बारे में, ये सब टफ क्यों है. तो लास्ट लेक्चर में मैंने कास्ट आयरन के बारे में आप लोगों को बताया था. तो आज स्टेनलेस स्टील के बारे में बताऊंगा कि स्टेनलेस स्टील जो होता है वो टफ उसका वेल्डिंग क्यों है, इसका क्या रीज़न है. तो आप लोगों को पता है स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम जो होता है वो काफ़ी हाई क्वांटिटी में होता है, तभी उसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं. क्रोमियम का एक लेयर ही ऊपर में डेवलप होता है, तो इसीलिए उसको स्टेनलेस स्टील वहाँ पर जनरेट होता है. तो इसमें क्रोमियम और निकेल की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से, क्रोमियम और निकेल अवेलेबल होने की वजह से उसके वेल्डेबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है और वेल्डिंग वहाँ पर टफ हो जाता है. बिकॉज क्रोमियम ज़्यादा होता है तो फॉर्मेशन ऑफ जो इंटरग्रेनुलर क्रोजन है वो ज़्यादा हो जाता है. तो इंटरग्रेनुलर क्रोजन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर आपको वेल्डेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है और वेल्डिंग उसका टफ हो जाता है. और एक वेल्ड डिके आप लोग टर्म जानते होंगे, वेल्ड डिके भी उसी की वजह से होता है. क्रोमियम ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर वेल्ड डिके होने का चांसेस होता है. तो मेन रीज़न यही है कि निकेल और क्रोमियम होने की वजह से वहाँ पर वेल्डिंग जो होता है स्टेनलेस स्टील का वो टफ हो जाता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. आप लोग को पता होगा TIG में हम लोग जो इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं उसका नाम है आपको टंगस्टन, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है टंगस्टन. तो TIG में जो हम लोग इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं वो टंगस्टन होता है, नॉन कंज्यूमेबल होता है. तो कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कभी कभी टंगस्टन तो प्योर भी यूज़ कर सकते हैं, बट कभी कभी उसमें हम लोग थोरियम या जिरकोरियम मिक्स करके हम लोग यूज़ करते हैं. दोनों को मिक्स करके फिर हम लोग उसका इलेक्ट्रोड बनाते हैं. तो मिक्स करने से क्या हमें बेनिफिट होता है वो यहाँ पर पूछ रहा है. थोरियम और जिरकोनियम आर मिक्सड इन टंगस्टन टू, क्या करते हैं तो क्या इंक्रीज़ होता है उससे. तो उससे डिफरेंट चीज़ें इंक्रीज़ होती है. उसका आर्क स्टेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज़ इलेक्ट्रॉन इमिशन हो जाता है, थर्मल रेजिस्टेंस भी उसका इंक्रीज़ हो जाता है. तो ये सब चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं. तो फर्स्ट क्या हो गया, आर्क स्टेबिलिटी, मतलब आर्क वहाँ पर स्टेबल होगा अगर हम लोग टंगस्टन में थोरियम और जिरकोरियम ऐड कर देंगे. सेकेंडली क्या होगा, इंक्रीज़ इलेक्ट्रॉन इमिशन, इलेक्ट्रॉन का जो इमिशन होता है वो भी इंक्रीज़ कर जाता है. और इंक्रीज थर्मल रेजिस्टेंस भी यहाँ पर इंक्रीज़ होता है. आगे के लेक्चर में आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा कि TIG में आर का जनरेशन कैसे होता है, वहाँ पर हम लोग कैसे आर को जनरेट करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा जिन थोरियम और जिरकोनियम ऐड करने से क्या होता है. अब हम लोग को टर्म मिलता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड वेल्डिंग प्रोसीजर. दो टाइप का वेल्डिंग प्रोसीजर हम लोग जनरली सुनते हैं कि फॉरवर्ड प्रोसीजर है या फॉरवर्ड वेल्डिंग प्रोसेस है, या फॉरवर्ड कर रहे हैं, बैकवर्ड कर रहे हैं. तो ये होता क्या है, इसमें कैसे कैसे इलेक्ट्रोड का मूवमेंट होता है. तो फॉरवर्ड को हम लोग लेफ्टवर्ड भी बोलते हैं, फॉरवर्ड को. इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करता है, राइट टू लेफ़्ट की तरफ, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्टवर्ड, मतलब लेफ़्ट की तरफ जा रहा है. और बैकवर्ड जो होता है, बैकवर्ड को हम लोग राइटवर्ड भी बोलते हैं, राइटवर्ड. इसमें जो इलेक्ट्रोड का मूवमेंट होता है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ होता है, इसलिए इसको राइटवर्ड बोलते हैं. तो देख लेते हैं. तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में फॉरवर्ड को लेफ्टवर्ड भी बोलते हैं जैसे कि मैंने बताया. और इसमें जो होता है मूवमेंट जो होता है वर्किंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ होगा तो लेफ्टवर्ड बोलेंगे, उसको लेफ्टवर्ड को फॉरवर्ड भी बोलते हैं. और अगर लेफ्ट से राइट की तरफ होगा तो उसको हम लोग राइटवर्ड बोलेंगे, उसको बैकवर्ड भी बोलते हैं. तो जनरली फॉरवर्ड जो होता है वो थीन मेटल जो थीन प्लेट है उसके लिए यूज़ करते हैं. और ये जो बैकवर्ड है ये हम लोग स्लाइटली या फिर थिक प्लेट के लिए यूज़ करते हैं. बिकॉज वहाँ पर मूवमेंट जो होता है, जो डिपोजिशन होता है वो आपको सेम वेल्ड बिड पे ही डिपोजिशन होता है बैकवर्ड के केस में, इसीलिए उसको हम लोग थोड़ा स्लाइटली थिक अगर वेल्डिंग करना है तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. एसिटिलीन फॉर्मेशन, एसिटिलीन जो हम लोग फॉर्म करते हैं, जो C2H2 इसका जो इक्वेशन होता है एसिटिलीन का, तो वो फॉर्म कैसे होता है ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं. गैस वेल्डिंग में जो हम लोग ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग यूज़ करते हैं उसमें हम लोग एसिटिलीन एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं.
तो एसिटिलीन का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो एसिटिलीन का फॉर्मेशन कैल्शियम कार्बाइड को जब हम लोग वाटर के साथ मिक्स करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड मतलब CaC2 को जब हम लोग वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वहाँ पर एसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है C2H2 एंड देन वहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो इसी एसिटिलीन का यूज़ करके हम लोग वहाँ पर गैस का फॉर्मेशन करते हैं। और फिर आप लोग देखते होंगे सिलेंडर के अंदर वाइट भी कुछ निकलता है, वही हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगर आप लोग एसिटिलीन फॉर्मेशन या फिर ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग देखे होंगे कहीं पर आप लोग शॉप में, तो वहाँ पर आप लोगों को पता चला होगा या दिखा होगा वाइट वहाँ पर कुछ प्रेसिपिटेट या फिर कुछ रेसिडुअल एलिमेंट्स वहाँ पर रहते हैं, तो उसी को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो, और एसिटिलीन गैस वहाँ पर जो यूज़ किया जाता है। तो यही इसका रिएक्शन आप लोगों को ध्यान में रखना है। कैल्शियम कार्बाइड को जब वाटर के साथ हम लोग मिक्सर करते हैं, वाटर के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो एसिटिलीन का फॉर्मेशन होता है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वहाँ पर बनता है। अब हम लोग जो प्रॉपर्टी होना चाहिए फिलर मटेरियल में, जब हम लोग सोल्डरिंग या ब्रेजिंग करते हैं, जो फिलर मटेरियल में क्या प्रॉपर्टी वहाँ पर रिक्वायर्ड है, एसेंशियल प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए। तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग में जो होता है ये आपको सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग होता है। यहाँ पर दोनों मटेरियल जो होते हैं, बेस मेटल और फिलर मेटल, दोनों का स्टेट अलग अलग होता है। तो यहाँ पर उसका बॉन्डिंग कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए। जो भी फिलर मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका बॉन्डिंग जो प्रॉपर्टी होता है, गुड बॉन्डिंग प्रॉपर्टी होना चाहिए, ताकि वो इजीली वहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कर दे। और कैपिलरी उसका प्रॉपर्टी भी अच्छा होना चाहिए। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, बॉन्डिंग कैपेसिटी, गुड बॉन्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए। और सेकेंडली जो होना चाहिए कैपिलरी प्रॉपर्टी, अगर हम लोग सोल्डरिंग कर रहे हैं तो कैपिलरी प्रॉपर्टी इंक्रीज़ होना चाहिए, कैपिलरी अच्छा होना चाहिए, ताकि वो जो भी वहाँ पर स्पेस है काफ़ी, बिकॉज काफ़ी थीन स्पेस होता है वहाँ पर, जगह बहुत कम होता है, तो कैपिलरी प्रॉपर्टी भी ठीक होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रिएक्शन इन ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग। जो ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग हम लोग करते हैं तो उसमें जो हम लोग रिएक्शन होता है एसिटिलीन के साथ, तो उसमें क्या क्या रिएक्शन होता है तो वो मैं यहाँ पर लिखकर आपको बता देता हूँ। जो एसिटिलीन गैस होता है वो हम लोग ऑक्सीजन के साथ उसको रिएक्ट कराते हैं या कंबशन कराते हैं। कंबशन के बाद हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और देन हाइड्रोजन गैस वहाँ पर फॉर्म होता है। उसके बाद जो भी है हीट के फॉर्म में हम लोग को वहाँ पर हीट मिल जाता है। ऐसी हीट का यूज़ करके हम लोग वेल्डिंग करते हैं और फर्दर जो आगे रिएक्शन होता है उसमें भी हीट जनरेट होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो हमारा रिमेनिंग बचा उसको फर्दर ऑक्सीजन के साथ हम लोग रिएक्ट करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो हुआ फर्दर जो होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। उसके बाद जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा एंड देन H2O बनेगा, जो मॉइस्चर के फॉर्म में वो रिलीज़ हो जाएगा एंड देन यहाँ पर हीट फॉर्मेशन होगा। तो इसी हीट का मेनली हम लोग को इस हीट का काम है। इसी हीट से हम लोग को टेम्परेचर वहाँ पर जनरेट होता है, हीट मिलता है, हीट की वजह से मटेरियल हीट गेन करता है और उसका हाई टेम्परेचर होता है देन मेल्ट होता है। तो मेन रिएक्शन यही है। ये रिएक्शन आप लोग ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है। रिएक्शन थोड़ा सा ये हाई लेवल का हो गया कि रिएक्शन वहाँ पर पूछ दिया, बट रिएक्शन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, वाई इन TIG वेल्डिंग, वाई इज़ TIG वेल्डिंग रिक्वायर्ड। TIG वेल्डिंग का रिक्वायर्ड क्यों है या क्यों ज़रूरत पड़ा TIG वेल्डिंग का, कहने का मतलब ये है। तो TIG वेल्डिंग जैसे कि हम लोग को पता है कि अगर हम लोग जैसे कि हम लोग को पता है नॉन फेरस मटेरियल जैसे कि एल्युमिनियम का हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, एल्युमिनियम का वेल्डिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑक्साइड फॉर्मेशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हम लोग TIG वेल्डिंग का यूज़ हुआ। बिकॉज अगर शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पर चांसेस होता है कि जो एल्युमिनियम है उसका वेल्डिंग जो है वो टफ है, बिकॉज एल्युमिनियम जो होता है वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन फास्टली करता है, काफ़ी फास्ट करता है और वहाँ पर मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी काफ़ी हाई होता है। तो इसलिए हम लोग TIG का यूज़ करते हैं कि TIG जो होगा वहाँ इनर्ट गैस का वहाँ पर एक लेयर बना देगा, जिससे कि वो ऑक्सीजन के फॉर्म में ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाएगा और वो ऑक्साइड फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो मेनली जो TIG वेल्डिंग का यूज़ किया गया वो एल्युमिनियम के लिए ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एप्लीकेशन ऑफ सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का क्या एप्लीकेशन है। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का आप लोगों को पता है, इसमें जो होता है स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा मिलता है। तो स्ट्रेंथ अच्छा मिलने की वजह से इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, प्रेशर्स वेसल, जहाँ पर प्रेशर का टर्म्स आता है, प्रेशर्स वेसल्स हो गया, LPG सिलेंडर हो गया या फिर बॉयलर हो गया, काफ़ी हाई प्रेशर वहाँ भी होता है, उस केस में हम लोग सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का यूज़ करते हैं। तो वही बोल रहे हैं हम, बॉयलर, प्रेशर वेसल्स एंड LPG सिलेंडर में यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, फिलर मटेरियल इज़ यूज्ड इन TIG और नॉट। क्या हम लोग फिलर मटेरियल यूज़ करते हैं, तो करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे TIG वेल्डिंग है जनरली हम लोग थीन शीट का ही या थीन मेटल का ही करते हैं मटेरियल का, बट अगर हम लोग को थिक का करना है और TIG ही से ही करना है तो उस केस में हम लोग वहाँ पर फिलर मटेरियल का यूज़ कर लेते हैं। तो वो हमारा एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा। अगर थीन है तो वहाँ पर हम लोगों को ज़रूरत नहीं है वहाँ पर फिलर मटेरियल का, बट अगर थिक है, थोड़ा स्लाइटली थिक है, तो उस केस में हम लोग फिलर मटेरियल का यूज़ कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कैन लगा सकते हैं, फिलर मटेरियल कैन बी यूज्ड इन TIG और नॉट।
मतलब यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो ज़रूरत है तो हम लोग कर सकते हैं। यस फॉर थिक मटेरियल, वही बोल रहे हैं, ज़रूरत है तो कर सकते हैं। देन वेयर इज़ AC यूज्ड इन वेल्डिंग, वेल्डिंग में AC हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। वैसा मतलब ये पूछने का क्या मतलब है कि AC और DC जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो AC जनरली हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। वैसे तो AC हम लोग स्पॉट वेल्डिंग में भी यूज़ करते हैं, स्पॉट वेल्डिंग के केस में AC यूज़ करते हैं हम लोग, बट इसके अलावा कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर ऑक्साइड फॉर्मेशन का ज़्यादा चांसेस होता है। इन केस ऑफ एल्युमिनियम के केस में ऑक्साइड फॉर्मेशन का चांसेस ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हम लोग AC करंट यूज़ करते हैं। इसका काम क्या होता है, ये कैथोड क्लीनिंग करता है, वहाँ पर ऑक्साइड जो भी फॉर्मेशन हो रहा है उसको ये क्लीन करता है या ऑक्साइड फॉर्मेशन को प्रिवेंट करता है। तो इसी केस में एल्युमिनियम के केस में हम लोग यूज़ करते हैं। फॉर एल्युमिनियम के केस में टू ब्रेक ऑक्साइड लेयर को ब्रेक करने में ये हेल्प करता है, बिकॉज इसका पोलरिटी जो कंटिन्यूसली चेंज होता है तो ये ऑक्साइड लेयर को ये ब्रेक करता है। तो ये क्वेश्चन इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट होगा वीडियो कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों के रिवीजन के लिए है, क्या आप लोगों ने पढ़ा वो याद है कि नहीं है। इन सबमर्ज आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड इज़ यूज, इलेक्ट्रोड जो यूज़ होता है वो कंज्यूमेबल होता है कि नॉन कंज्यूमेबल होता है, आपको वीडियो के कमेंट में कमेंट करके बताना है। ये ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में कौन सा होता है, टिग वेल्डिंग में क्या होता है, मिग वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, ये सब आपको मैंने बताया है कैसा कैसा होता है। स्पॉट वेल्डिंग में कौन सा इलेक्ट्रोड होता है, कंज्यूमेबल होता है, नॉन कंज्यूमेबल होता है, ये सब चीज़ें आपको बताया है। अगर आप लोग लेक्चर नहीं देखें तो उसका लेक्चर देख लीजिएगा कि जो भी प्रीवियस लेक्चर मैंने कराया है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर वीडियो कमेंट में कमेंट कीजिएगा। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन का डाउट होगा आप वीडियो कमेंट में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से भी पूछ सकते हैं। उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्रोवाइडेड है। थैंक यू सो मच।